बजे एक बार फिर से कल की तरह ही सर्वे शुरू हो जाएगा, जो कि दोपहर 12 बजे तक चलेगा। कल करीब 40% तक सर्वे पूरा हो चुका है, जिसमें काफी सारे तथ्य एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा के रिपोर्ट के जरिए हमने आप तक पहुंचाए थे कि आखिर क्या कुछ सर्वे की ये पूरी तस्वीर यहां पर रही। दूसरा दिन भी बेहद खास है क्योंकि कुछ और ज्ञानवापी परिसर के इलाके हैं, चप्पे हैं, जहां पर ये पूरा सर्वे आज किया जाएगा। तो आज का दिन भी बेहद खास है। श्रृंगार गौरी का मसला भले ही 7 महीने पहले उठा हो, करीब अगस्त के महीने में, अगस्त 2021 में, लेकिन 350 साल से भी ज्यादा पुराना ज्ञानव्यापी परिसर का यह मसला है। किस तरह से इतिहास के पन्नों को पलटते हुए ये पूरी कानूनी प्रक्रिया यहां पर सामने आई और 1991 के बाद से ही या 1991 से ही लगातार ये कानूनी अदालत की चौखट पर मामला चलता गया। लेकिन जब 5 महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि हम मां गौरी की पूजा, मां श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित तौर पर करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से आज काशी पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। सर्वे का यहां पर दूसरा दिन है। मेरे पीछे की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, आपकी तरफ रुख करेंगे। सर्वे का पहला दिन कड़ी सुरक्षा के बीच काफी खास रहा। आज की क्या कुछ तस्वीर यहां पर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल अगर ज्ञानवापी विवाद की बात करें तो साल दर साल या कोर्ट की चौखट पर है और लगातार तारीख पर तारीख पड़ती जा रही थी, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। एक अहम फैसला जब कोर्ट ने दिया कि इस पूरे विवाद को समझने के लिए, उसके हल के लिए वीडियोग्राफी कराई जाएगी, फोटोग्राफी कराई जाएगी, तो कल वो पहला दिन था जब अदालत के फैसले का पालन हुआ। करीब 3.5 घंटे तक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई, जिसमें अहम सबूत जो हिंदू पक्ष कई सालों से लगातार दावा करता रहा था, वो अहम सबूत मिलने की खबर न्यूज 18 इंडिया को मिली। न्यूज 18 इंडिया ने अपने दर्शकों तक वो खबर सूत्रों के माध्यम से पहुंचाई कि अंदर 3.5 घंटे तक जो मंथन चला, जो वीडियोग्राफी चली, आखिरकार उसमें क्या क्या मिला। मैं आपको आज की तस्वीरें दिखा देता हूं कि जो संबंधित पक्ष हैं, जो एडवोकेट्स हैं, कोर्ट कमिश्नर और पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी लगातार अब पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उससे पहले सारे पक्ष पहुंचना शुरू हो गए। हालांकि पूरे बैरिकेडिंग लगा दी गई है पूरे आसपास, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो परिसर के आसपास के जितने भी रास्ते आते हैं उन सब पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यहां तक कि मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो, निष्पक्ष तरीके से वीडियोग्राफी हो। तो ऐसे में, और बड़ा संवेदनशील मुद्दा भी है, तो ऐसे में प्रशासन कोई भी चूक नहीं करना चाहता, कोई भी हिला हवाली करना नहीं चाहता, कोई भी ढील देना नहीं चाहता। इस वजह से सभी जगह बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है। अब से कुछ देर में जब सारे पक्ष आ जाएंगे तो वो अंदर जाकर वो फिर से, यानी कि सुबह 8 बजे से और 12 बजे तक फिर वो जो कल पहले दिन चला, जिस तरह से प्रक्रिया चली, वो आज भी चलेगी। और माना यही जा रहा है कि आज जिस तरह से तहखाने का ताला खुला, तहखाने का ताला खुलने के बाद काफी सारी चीजें बताया जा रहा है कि साक्ष्य के तौर पर यहाँ पर देखने को मिले। आज ज्ञानवापी परिसर के कौन कौन से हिस्से को कवर किया जा सकता है, क्योंकि दूसरा दिन है। कल का दिन जिस तरह से बेहद खास रहा, आज के दिन में कौन कौन से, क्या इस तरह की कोई जानकारी है कि कौन सा हिस्सा यहाँ पर कवर किया जा सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, पूरा ज्ञानवापी परिसर जो कि इस वक्त नजरों में है, उसके चप्पे चप्पे पर किस तरह से आज सर्वे की तस्वीर नजर आ सकती है दूसरे दिन को लेकर। देखिए, बिल्कुल दूसरे दिन को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो यही कि कल 40 से 50% तक हिस्सा वीडियोग्राफी उसकी की जा चुकी है, उसका सर्वे किया जा चुका है। तो बाकी का जो हिस्सा बचता है, खासकर क्योंकि जो बड़ा बरामदा है नीचे का, जिसे तहखाना भी बोला जाता है, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष के पास है, तो दूसरा हिस्सा जो ब्यास परिवार है हिंदू पक्ष की तरफ से, उनके पास है। और जो दूसरा हिस्सा जो ब्यास परिवार के पास है, उसमें बांस बल्ली रखे हुए, मलबा रखा हुआ है, तो उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, क्योंकि मलबे को हटाने का निर्देश कोर्ट की तरफ से नहीं है और कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। केवल सर्वे कराने का, यानी कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने का ही कोर्ट का डिसीजन है, तो उसी को फॉलो किया जाएगा। यानी कि मलबा नहीं हटाया जाएगा। अगर मलबा हटाने का काम कभी कोर्ट की तरफ से आगे समय में फैसला दिया जाता तो वो ASI के द्वारा ही किया जाएगा। तो यानी कि आज जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है उसके सर्वे का काम पूरा होगा। जी, तो आज सर्वे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से आप तक ये खबर संपूर्ण ज्ञान के जरिए पहुंचाएगी कि ज्ञानव्यापी का पूरा ज्ञान आखिर क्या कुछ कहता है। मेरी पीछे की तस्वीरों के साथ आप देख लीजिए कि सुरक्षा के कितने ज्यादा कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम यही कहेंगे कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग किया जाए, ताकि सर्वे की जो ये पूरी प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से और धार्मिक सौहार्द के साथ में पूरी हो सके।
और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन की सेना रूसी हमलों का करारा जवाब दे रही है और निकोलेव इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराया है। 24 फरवरी से अब तक रूस के 200 विमान युद्ध में तबाह हो चुके हैं। लगातार एक के बाद एक बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। 80वां दिन आज हो चला है इस रूस यूक्रेन युद्ध का, लेकिन साथ साथ निकोलाइव में अब भीषण तबाही देखने को मिल रही है क्योंकि वहां पर जवाबी हमले लगातार किए जा रहे हैं। रूस के एयर स्ट्राइक में अब एक विमान मार गिराया गया है, उसकी ध्वस्त होती है तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा विमान अब टुकड़ों में बदल गया है, राख में तब्दील हो गया है क्योंकि इसको नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन की सेना ने यह पलटवार किया और रूस के एयरक्राफ्ट को यहां पर मार गिराया गया है। निकोलाइव का वो शहर जो इस वक्त भीषण तबाही देख रहा है, ऐसे में वहां पर कई तरीके की बमबारियां और गोलीबारियां की जा रही हैं और ऐसे में ये विमान आप देख सकते हैं जो कि रूस का बताया जा रहा है और यूक्रेन ने इसको नष्ट कर दिया। वही जंग शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन जंग का नतीजा क्या होगा ये इंसान की हिम्मत तय करती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है यूक्रेन में, जहां पर अब खबरों में यह आ रहा है कि कीव ही नहीं, अब खार्किव से भी रूस पीछे हट रहा है। और आखिर कौन है ज़ेलेंस्की के वो महाविनाशक जिनकी वजह से रूस की हालत पतली हो रही है? यूक्रेन के युद्ध से घातक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। डोनबास की जिस लड़ाई पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, उस डोनबास के मैदान से भी जंग का नतीजा निकलना शुरू हो गया है। बहुत जबरदस्त चल रही है। पुल उड़ाए जा रहे हैं, टैंक तबाह किए जा रहे हैं, इमारतें जलकर बर्बाद हो रही हैं, मरे हुए लोगों के शव निकल रहे हैं और जंग का अंजाम भी सामने आ रहा है। कीव के बाद यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव से चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस छप रही हैं। कीव के बाद अब खार्किव में भी रूस पीछे हट रहा है। यूक्रेन के एक और बड़े शहर में ज़ेलेंस्की की विजय हो रही है। एक अखबार ने तो साफ लिख दिया कि यूक्रेन ने खार्किव की लड़ाई जीत ली है। हथियार तो दोनों तरफ से चल रहे हैं, बम गोले बारूद दोनों तरफ से बरस रहे हैं, लेकिन खार्किव में कौन जीत रहा है? डोनबास की इस लड़ाई का परिणाम क्या निकल रहा है? किसका पलड़ा वाकई में भारी है, ये हम आपको समझाएंगे। कैसे यूक्रेन की नदियां पुतिन के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई हैं? यूक्रेन की नदियों को आखिर क्यों पार नहीं कर पा रहे हैं रूस के टैंक? आपको हम ये सब आगे दिखाएंगे। पुतिन की विजय दिवस वाली परेड का बदला ज़ेलेंस्की अब तक ले रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के कैमरों के सामने ज़ेलेंस्की पुतिन के जवानों की लाशों को दिखा रहे हैं। कौन हैं ये रूसी जवान जिनका कत्ल हो गया? इस पर आप पूरी रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खार्किव की। खार्किव से खबर अब ये है कि रूस की सेना यूक्रेन को लगातार पीछे धकेल रही है। यूक्रेन के युद्ध पर रिसर्च कर रही इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई और दूसरी समस्याओं का सामना करने के लिए खार्किव से हटने का फैसला किया है। देखिए, ये यूक्रेन का वो नक्शा है जिसमें उन हिस्सों को दिखाया गया है जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है। खार्किव रूस के प्रभाव वाली सीमा के पास है। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में मौजूद खार्किव से अब रूस के पीछे हटने की खबरें आ रही है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक इंस्टीट्यूट के मुताबिक खार्किव के जिन इलाकों में यूक्रेन की सेना ने पलटवार कर कब्जा कर लिया है,
उन इलाकों में दोबारा रूसी सैनिक युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। खार्किव रूस की सीमा से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ रूस की आर्मी को ना सप्लाई लाइन की दिक्कत है और ना ही यहाँ पर रसद की आपूर्ति में कोई रुकावट है। हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत का भी कोई सवाल ही यहाँ पर पैदा नहीं होता। लेकिन बावजूद इसके पुतिन की आर्मी उन इलाकों को हासिल नहीं कर पा रही है जिन पर अब यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। और वहीं रूस में पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप लगाया गया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि पश्चिमी देश एकजुट होकर हाइब्रिड वॉर चला रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया गया है पश्चिमी देशों पर रूस की ओर से लगातार, क्योंकि कई प्रतिबंध यहाँ पर रूस झेल रहा है। तो एक खींच है उसके मन में और साफ साफ उसने कह दिया है, वहाँ के विदेश मंत्री द्वारा ये कहा गया है कि पश्चिमी देश एकजुट होकर एक हाइब्रिड वॉर चला रहे हैं रूस के खिलाफ। ये कहा गया है रूस के विदेश मंत्री द्वारा, क्योंकि कई तरीके के प्रतिबंध पश्चिमी देशों द्वारा भी लगाए जा रहे हैं और सब कोई बॉयकॉट करना चाहता है रूस को, रूस के जो साजो सामान है उनको। तो ऐसे में कड़े प्रतिबंध रूस पर जहां पर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए जा रहे हैं, वहीं रूस के विदेश मंत्री ने यहां पर बड़ा आरोप लगाया है पश्चिमी देशों पर। И наша страна, конечно же, меняется вместе с этими обстоятельствами, делает свои выводы. Выбор этот, который мы делаем сейчас, но сделали уже, по сути, облегчается тем, что коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения. और उधर यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के खिलाफ अमेरिका से मिली घातक होवित्जर का इस्तेमाल तेज कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि यह हमला किस जगह पर किया गया, लेकिन हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के फौजी होवित्जर के युद्ध को मोर्चे पर ले जाते दिखाई दिए। इनमें एक तोप पर फ्रॉम अमेरिका विद लव लिखा नजर आया और जंग के मैदान में पहुंचने के बाद यूक्रेन के सैनिक इन तोपों को दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी के लिए तैयार करते दिखे, जिसके बाद होवित्जर की मदद से रूसी सेना पर भीषण हमला बोल दिया गया। कुछ ही मिनटों में यूक्रेन के सैनिकों ने होवित्जर से कई गोले दागे और उसे दागे गए गोलों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी सेना को तगड़ा नुकसान होने का दावा किया। और वहीं तुर्की का फिनलैंड और स्वीडन को लेकर एक प्रस्ताव आया है। बातचीत का यह प्रस्ताव पेश किया गया है तुर्की की ओर से। नेटो के मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव तुर्की की ओर से फिनलैंड और स्वीडन को रखा गया है, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, नेटो में जाना चाहते हैं। तो तुर्की को नेटो में जाने से ऐतराज है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस का वो समर्थन कर रहा है और खुलेआम उसने इसका जिक्र भी एक बार किया था। तो ऐसे में रूस को बचाने के लिए अपने अच्छे दोस्त होने के नाते उसने यहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया है और बातचीत का प्रस्ताव फिनलैंड और स्वीडन को तुर्की की ओर से भेजा गया है, क्योंकि ये दोनों ही देश नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं यूक्रेन की तरह। और वहीं यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज 21वां दिन हो चला है यूक्रेन में जारी जंग के दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं, रूस भी जंग को जल्द से अब खत्म करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता नजर आ रहा है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक की माने तो रूस जब जंग में अपने सैनिक नहीं बल्कि भाड़े के सैनिकों को जंग में उतार रहा है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक का कहना है कि खार्किव के हारे हुए इलाकों में अब रूसी सैनिक नहीं उतर रहे हैं। इन इलाकों में अब रूस भाड़े के सैनिक उतारने वाला है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक इंस्टीट्यूट का दावा है कि यूक्रेन का कंट्रोल अब खार्किव के पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद डोनेट नदी तक हो चुका है। ये तस्वीर देखिए, खार्किव के अंदर नदी पर बने इस पुल को यूक्रेन की सेना ने ही तोड़ दिया है। पुल टूटने से रूस की टैंक पलटन नदी पार ही नहीं कर पाई। देखिए, यूक्रेन के दावों के मुताबिक इस एक फ्रेम के अंदर रूस के 10 टैंक फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां टैंक। देखिए किस तरह तबाह हुए टैंकों से धुआं निकल रहा है। 1, 2 और ये तीसरा टैंक। इन तीनों जगहों पर टैंकों से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। रूस के टैंक इस वीडियो में लाचार नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें और खबरें पुतिन को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं।
खार्किव में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कीव में हुआ था। कीव में भी इरपिन नदी ने रूसी सेनाओं के रास्ते को रोक दिया था और अब यहाँ पर डोनेट नदी ने रूसी टैंकों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कीव में भी रूस यूक्रेन की नदियों वाली लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था। ये कीव के पास बहने वाली इरपिन नदी है और इस नदी में कितने टैंक फंसे हुए हैं आप जरा इन्हें गौर से देखिए। 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। जैसे खार्किव में डोनेट नदी ने खार्किव की सुरक्षा की है, वैसी ही इरपिन नदी ने भी कीव की सुरक्षा की। यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में रूस की सेना को धीमा करने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज ने कई बांध ही उड़ा दिए। जैसे ही ये बांध तोड़े गए, इरपिन नदी का पानी कई किलोमीटर तक फैल गया। इस वजह से रूसी फौजों का भारी भरकम काफिला कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाया, बल्कि इस विशाल नदी इरपिन में ही फंस कर रह गया। जब इरपिन नदी के पानी ने कीव के पास मौजूद गांवों की जमीन को गीला कर दिया, तब पुतिन की आर्मी के तमाम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जमीन गीली होने की वजह से वहीं फंस गईं। और इसके बाद ज़ेलेंस्की की आर्मी ने शुरू किया बेहद खतरनाक खेल। इन फंसे हुए रूसी काफिले को ट्रैक करने के लिए यूक्रेन की आर्मी को किसी ड्रोन की जरूरत भी नहीं पड़ी। बेहद आसानी से यूक्रेन की फौजों ने रूसी टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया। इरपिन नदी के बांधों को तोड़कर 32,000 एकड़ की जमीन को गीला कर दिया गया। कीव के अंदर घुसने से रूसी फौजों को रोकने के लिए यूक्रेन की आर्मी ने 300 से ज्यादा पुलों को बमों से उड़ा दिया। पुतिन को अपने टैंकों पर बहुत फख्र था। पुतिन की आजमाई हुई टैंक आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काफी नाम कमा चुकी थी, लेकिन जब यूक्रेन की आर्मी ने पुलों को ही उड़ा दिया तो ये टैंक बेकार हो गए। इनके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। पुतिन के टैंक भले ही खार्किव के अंदर एंट्री न कर पाए हों, लेकिन पुतिन की मिसाइलें आसमान के रास्ते खार्किव में तबाही बरपा रही हैं। और वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। पश्चिमी देशों ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूक्रेन भी अपने यहाँ रूसी समर्थक दलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर चुका है और इस सिलसिले में नए कानून पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो यूक्रेन में रह रहे जो रूसी समर्थक हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान यहाँ पर ज़ेलेंस्की की ओर से अब कर दिया गया है। जो समर्थक दल होंगे उन पर कई तरीके के प्रतिबंध लगेंगे, बैन लगेंगे, बल्कि बैन वाले कानून पर हस्ताक्षर भी ज़ेलेंस्की की ओर से कर दिए गए हैं। और उधर पुतिन की सेना ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में घेराबंदी तेज कर दी है, जिसके सबूत के तौर पर उसने डोनेस्क के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना के टैंक उबड़-खाबड़ रास्तों पर फर्राटा भरते दिखाई दिए, जिन पर वी निशान भी बना नजर आया। हमले की सटीक पोजीशन पर आने के बाद इन टैंकों की मदद से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बमों की बरसात शुरू कर दी। इसके बाद तो पूरा इलाका टैंकों से दागे जा रहे गोलों और फायरिंग से थर्रा उठा। इस बीच कुछ जवान दुश्मन के ठिकानों पर मोर्टार दागते भी दिखाई दिए। रूस ने इन हमलों में डोनेस्क में यूक्रेन की सेना की 5 कमांड पोस्ट और हथियारों के 2 बड़े गोदाम तबाह कर दिए। Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. और यही नहीं, रूस ने खार्किव से पीछे हटने को भी अपनी सेना की सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। और इसके साथ ही उसने खेरसोन में भी जनमत संग्रह की तैयारी की है, तेज कर दी है, जहां पर ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलने वाले हैं और वहां के लोगों का रूस से काफी गहरा रिश्ता भी है। और यही वजह है कि रूसी सेना पुतिन के खास गेम प्लान के तहत खेरसोन के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी दिल खोलकर मदद करने में जुट गई, जिसका एक वीडियो भी रूस ने जारी किया, जिसमें रूसी सेना के लोग कैंप लगाकर खेरसोन में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी सामान बांटते दिखाई दिए, जिसके लिए कैंप के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। और यही नहीं, पुतिन की फौज ने वहां लोगों की जांच करने के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए। असल में रूस ने मार्च के महीने में ही खेरसोन पर पूरी तरह कब्जे का दावा किया था, जिसके बाद से यूक्रेन लगातार आरोप लगा रहा है कि पुतिन खेरसोन को यूक्रेन से अलग करने के लिए वहां जनमत संग्रह कराने के खतरनाक गेम प्लान पर काम कर रहे हैं। और यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले के 80 से ज्यादा दिन हो गए हैं। रूस लगातार हमले करता जा रहा है और इन हमलों में यूक्रेन की तमाम ऐतिहासिक विरासत पूरी तरह से तबाह हो गई है।
यूक्रेन के संस्कृति मंत्रालय का यह दावा है कि रूसी हमले में करीब 300 ऐतिहासिक विरासत ध्वस्त हो चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तबाही खार्किव में हुई है और यहां करीब 90 ऐतिहासिक महत्व की विरासत तबाह हो चुकी हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा डोनेस्क और कीव में सांस्कृतिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा है। तो लगातार तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर बड़े बड़े जो ऐतिहासिक विरासत थे वो तबाह हो गए हैं। और जब से जंग शुरू हुई है यूक्रेन रूस पर सवाल खड़े करता रहा है और अब यूक्रेन का कहना है कि रूस खार्किव में मिसाइल के हमलों के जरिए वहां के नागरिकों को भी अपना निशाना बना रहा है। देखिए, ये खार्किव का ही इलाका है जहां रूस की मिसाइलों ने भयंकर कहर बरपाया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के इस मिसाइल अटैक में 2 बेगुनाह नागरिक भी मारे गए। यूक्रेन के लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जो नुकसान यूक्रेन को हो रहा है वो बहुत बड़ा है। Щоб була ціль зруйнувати, створити продовольчу кризу, скажімо, гуманітарну. Як бачимо, скоріш за все, що була керована ракета. То на викликах потрощило, міняли машини, 2 рази тут потрощило, тоді знову біля Дома культури потрощило, теж були там на викликах, потрощили. Навірно, ми автівок... В гаражі. Ну, як обично, всі готувалися до завтрака. Мгновенно розриви. Упав на землю, піднімаюся, дивлюсь, у брата все горить. Дим, пламя. І він крик. यूक्रेन का आरोप है कि रूस लगातार ऐसे ठिकानों पर हमला कर रहा है जिससे यूक्रेन के अंदर मानवीय संकट पैदा हो। यूक्रेन में हमारी संवाददाता जसप्रीत कौर एक ऐसे स्पॉट पर पहुंची जहां पर सोलर प्लांट को तबाह कर दिया गया था। हम लोग मौजूद हैं मोशून इलाके में। रूसी सेना ने यहाँ तक आतंक मचाया था। मेरे पीछे आप देखेंगे सोलर प्लांट, इसको रूसी सेना ने ध्वस्त कर दिया था। यही सोलर प्लांट रूसी सेना के टारगेट पर था और उनको कामयाबी मिली। वैसे तो कहा जाता है कि यूक्रेन में कभी बिजली जाती नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के जरिए यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन एहतियातन कि कभी कोई गड़बड़ी हो तो यहाँ पर लोगों को बिजली मिल पाए। और इस तरफ अगर आप देखेंगे काफी खूबसूरत ये इलाका है, ये झील आप देख सकते हैं, वहां पर बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन रूसी सेना वहां तक पहुंच गई थी। उन मकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। वहां पर अभी फिर से उन मकान को बनाने का काम शुरू हो चुका है और एक एक करके लोग यहां से चले गए क्योंकि काफी खूबसूरती से इस इलाके को विकसित किया गया है। लेकिन यूक्रेनी सेना ने डटकर मुकाबला किया, उसके बाद रूसी सेना पीछे हट गई, पर अभी भी बर्बादी के निशान मौजूद हैं। ये सोलर प्लांट जो इस तरफ मौजूद है, ये अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। खार्किव में अब सड़कों पर गन टू गन बैटल हो रहा है। गांवों और मोहल्लों के अंदर, अपार्टमेंट्स में और तमाम जगहों पर रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच डायरेक्ट फाइट चल रही है। अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव के कई गांवों में रूसी सैनिकों को पीछे धकेल दिया है। Ну, позиція нестабільна, тобто циркуни ще довгий час переходили з рук в руки. Тобто наші займали їх, вибивали оттуда артилерію, потім вони заходили, їх оттуда звідти вибивали. Хорошо. В основном очень радует то, что давим оккупанта немножко на их территорию. Хочется уже, конечно, закончить это все. Хочется домой. Хочется к семье, которая на нынешний момент находится под оккупацией. Я сам из города Купянска. Как бы, в принципе, как-то так. Настроение боевое, очень, весьма. रूस खार्किव पर इसीलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि रूस के साथ इसके मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं। खार्किव की आबादी में रूसी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए रूस ये समझता है कि वो यहाँ पर जनता का समर्थन भी हासिल कर सकता है। लेकिन अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावे ये हैं कि पुतिन खार्किव भी हार रहे हैं। यूक्रेन की बढ़त की सबसे बड़ी वजह यह है
कि अब अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को भारी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है और इसमें सबसे अहम है ये 155 mm होवित्जर आर्टिलरी गन। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका की ओर से बाकायदा इन होवित्जर तोपों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि यूक्रेन के लड़ाके दुश्मन रूस पर अचूक निशाना लगा सके। 1, 2, 3, 4, 5। इस तोप के 30 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी दुश्मन बच नहीं पाया। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अपने युद्ध अभियान से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। Ми припиняємо намагання рятувати з Маріуполя та Азовсталі усіх наших людей. Наразі продовжуються дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії, вивезення важкопоранених медиків. Йдеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати і усіх інших, кожного нашого захисника і захисницю. Вже задіяли для відповідних переговорів усіх в світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками. दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा वॉर के लिए यूक्रेन लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। सफेद कवर में ये रूसी सैनिकों की लाशें हैं जिनको यूक्रेन के सैनिक ट्रेन के डिब्बों में भरने के लिए ले जा रहे हैं। ये सभी रूसी सैनिक वो हैं जो यूक्रेन के सैनिकों के साथ गन टू गन बैटल में या फिर बम धमाकों में मारे गए हैं। इन रूसी सैनिकों के शवों को ट्रेन के डिब्बों में रखा जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रूसी सैनिकों के कुल 12 शव इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। Тут зберігається декілька сотень тіл окупантів. Таких составів є декілька по території України. Зберігатися вони будуть тут до тих пір, поки не буде на міждержавному рівні прийнято рішення про передачу цих тіл. Українська сторона готова віддати їх вже завтра або навіть сьогодні. Проте звернень щодо отримання цих тіл російською стороною на даний час не було. Продовжуємо відновлювати деокуповані території України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів, плюс 6 за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги. ज़ेलेंस्की के इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो ने रूस को और ज्यादा परेशान किया है। याद कीजिए, आज से करीब 2 महीने पहले रूस की आर्मी की तरफ से कीव पर कब्जा किए जाने के इरादे दिखाए जा रहे थे। कीव के पास टैंकों के वीडियो जारी किए जा रहे थे, लेकिन आज स्थितियां उलट हैं। शायद इसीलिए पुतिन की आर्मी यूक्रेन के अंदर मिसाइलों से सीधा हमला कर रही है ताकि यूक्रेन में लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाए। मौजूद हूं दवाइयों की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जिसका नाम बादम है। आप समझिए कि इसके बारे में कहा जाता था कि अगर यहां तक दवाइयां पहुंच गई तो समझो पूरे यूक्रेन में दवाइयां पहुंच गई। यहां पर दवाइयों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लगभग $80 मिलियन का नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं दवाइयां जिनकी बॉटल्स मौजूद हैं। यहां से कैंसर की दवाएं जाती थी, इंसुलिन बड़े पैमाने पर जाती थी, इसके अलावा आर्मी के लिए दवाएं जाती थी जो नुकसान पहुंचा है। ये बॉटल्स आप देख सकते हैं, ट्यूब्स हम देख सकते हैं और ऐसे में अब यहाँ पर सब तहस नहस हो चुका है। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ जहाँ पर रूसी सैनिक रुके हुए थे। इसी प्रीमिसेस में जो पीछे मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊंगी वहीं पर रूसी सैनिकों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। मेरे पीछे आप देखेंगे यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर रूसी सैनिक ठहरे हुए थे, यहीं पर खाते थे, सोते थे, युद्ध की रणनीति बनाते थे और अभी भी उनकी मौजूदगी के निशान यहाँ पर मौजूद है। और जब वो यहाँ से गए तो पूरी इमारत को तहस नहस करके चले गए। अगर यूक्रेन में जल्द से जल्द युद्ध को रोका नहीं गया तो सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के आम लोगों को ही झेलना होगा।
और यूक्रेन की सेना रूसी हमलों का करारा जवाब दे रही है। निकोलेव इलाके में यूक्रेन की सैनिकों ने रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराया है। 24 फरवरी से अब तक रूस के 200 विमान युद्ध में तबाह हो चुके हैं। ऐसे में लगातार एक के बाद एक कई सारी तस्वीरें आ रही हैं और अब निकोलाइव इलाके में किस तरीके से ये विमान ध्वस्त कर दिया गया है यूक्रेन की सेना की ओर से, पूर्ण रूप से इसको नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि तबाही मचाने की फिराक में ये विमान यूक्रेन की सीमा के भीतर टहल रहा था। ऐसे में इसको चिन्हित करके निशाना साध के इसको यूक्रेन की सेना की ओर से ध्वस्त कर दिया गया है। और वहीं यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर श्रद्धांजलि देने वेंकैया नायडू यूएई जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर भारत की तरफ से श्रद्धांजलि देने आज यूएई जाएंगे। त्रिपुरा में एक दिन पहले हुई विधायक दल की बैठक के बाद नेता नहीं चुने जाने से नाराज बीजेपी विधायक और मंत्री रामप्रसाद पॉल ने जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के गुना में तस्करों के हमले में शहीद हुए जवान संतराम मीणा का श्योपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग दरअसल एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह से कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। और एक तरफ ये जंग हथियारों की नुमाइश से चल रही है, जिसके तहत यूक्रेन को ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जिनकी बदौलत यूक्रेन ये लंबी जंग खींच सकता है। दूसरी तरफ रूस के विरोधी उसके खिलाफ कूटनीतिक जंग छेड़े हुए हैं और इसी जंग का तीसरा मोर्चा है प्रोपेगेंडा वॉर। इस मामले में दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। रूस जंग जीतने का दावा कर रहा है तो यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का ये कहना है कि रूस में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ उनके तख्ता पलट की जमीन तैयार हो चुकी है। यूक्रेन को मिलेंगे घातक हथियार। जर्मनी और अमेरिका देंगे यूक्रेन को हथियार। नए हथियारों से पलटेगा जंग का रुख। महायुद्ध में महाविनाशक हथियार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग तेज होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर विनाश के बरसते बारूद का कहर लगातार जारी है। लिहाजा रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को अपने नए और महाविनाशक हथियार देने का फैसला किया है। दरअसल इन नए हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इस जंग के रुख को भी पलट सकता है। जर्मनी की सैन्य मदद से यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी और रूस के लिए युद्ध और मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी ने जंग के इलाकों में हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अपनी पुरानी नीति में भी अहम बदलाव किए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के 2 महीने बाद जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देने का फैसला किया है। इससे पहले जर्मनी ने यूक्रेन की हर तरह से मदद की थी, लेकिन हथियार देने से इनकार कर दिया था। अब रूस की धमकियों की परवाह न करते हुए जर्मनी अपने घातक हथियार यूक्रेन को देगा। इससे पहले यूरोप की सुरक्षा का हवाला देते हुए जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया था। जर्मन अखबार बिल्ड की खबर के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को रूस के खिलाफ IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार हो गया है। यूक्रेन को जर्मनी से 10 IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर है। IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलों
और ड्रोन को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम को महत्वपूर्ण इमारतों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसकी बदौलत सुरक्षा बल को जमीनी और एयर डिफेंस कवर दिया जा सकता है। IRIS-T SLM एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके जरिए एक साथ मल्टीपल टारगेट को ट्रैक किया जा सकता है। जर्मनी यूक्रेन को अपने IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा पेंजरफॉस 3 एंटी टैंक सिस्टम भी देगा। दरअसल पेंजरफॉस 3 एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर है। पेंजरफॉस 3 को कंधे पर रखकर आसानी से चलाया जा सकता है। एक जंग के दौरान दुश्मन सेना के टैंकों को तबाह करने का एक कारगर हथियार है। पेंजरफॉस 3 600 मीटर के दायरे में किसी भी टैंक को तबाह कर सकता है। इसका वजन 15 किलोग्राम है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना ने इसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जाहिर सी बात है, इन नए हथियारों के मिलने के बाद यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ और भी बेहतर तरीके से जंग लड़ पाएगी। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि अब रूस की सेना के लिए जंग लड़ना और भी मुश्किलों भरा होने वाला है, क्योंकि सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि अमेरिका भी ऐसे घातक हथियार देगा जो रूस की सेना का सिरदर्द बढ़ाने वाले हैं। जर्मनी ही नहीं बल्कि अमेरिका भी यूक्रेन को अपना एक घातक हथियार देने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को APKWS यानी एडवांस प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम देने को तैयार हो गया है। APKWS 70 mm के लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस है। APKWS को जमीन और हवा दोनों ही जगहों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए जमीन, हवा और समंदर में किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। दुश्मन सेना को नेस्तनाबूद करने के लिए APKWS एक कारगर हथियार है। इस घातक हथियार को BAE सिस्टम और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। एक बात तो साफ है कि अमेरिका और जर्मनी से मिल रहे हथियारों के बाद रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग और ज्यादा लंबी खिंचने वाली है। ये तो बात हुई उस लड़ाई की जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है। इसके अलावा एक और वॉर फ्रंट खुला हुआ है और वो है कूटनीतिक जंग का। दरअसल यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने एक बड़ा दावा किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर। उन्होंने पुतिन के तख्ता पलट का सनसनीखेज दावा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच एक और वॉर फ्रंट भी खुला हुआ है और वो है कूटनीतिक जंग का। दरअसल जंग के दौरान यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तख्ता पलट का एक सनसनीखेज दावा किया है। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है? क्या पुतिन के पास बेहद कम वक्त बचा है? क्या यूक्रेन में चल रही जंग अब महज कुछ ही दिन की बची है? आशंकाओं से भरे ये सवाल इसीलिए हैं क्योंकि यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ किरिलो बुडानोव ने ऐसा ही कुछ दावा किया है। स्काई न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल बुडानोव ने ये सनसनीखेज दावा किया है कि अगस्त में इस जंग में नया टर्निंग पॉइंट आएगा। Переломний момент наступить в другій половині серпня. Скажімо так, більша частина активних дій, воєнних дій, завершиться до кінця цього року. यूक्रेन में इस वक्त जिस जंग को रूस ने छेड़ रखा है, दरअसल उस जंग को अलग-अलग तरह से कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ ये जंग हथियारों की नुमाइश से चल रही है, तो दूसरी तरफ रूस के विरोधी कूटनीतिक जंग छेड़े हुए हैं। इसी जंग का तीसरा मोर्चा है प्रोपेगेंडा वॉर। इस मामले में दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानोव ने तो इस जंग के नतीजे का ऐलान तक कर दिया है। मेजर जनरल बुडानोव का तो ये भी कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तबीयत काफी खराब है। Рух в цьому напряму вже розпочався, і його вже неможливо зупинити. Єдине, що я можу сказати, що ми абсолютно це підтверджуємо. Він знаходиться в досить негарному психоемоційному та фізіологічному стані. Він дуже сильно хворий. У нього одночасно кілька значних захворювань, одне з яких це є рак.